वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो पी ब्लॉक में से जितने भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस एग्ज़ाम के लिए वो सभी आपके इस वीडियो में हो जाएंगे। इसके अलावा आपको पी ब्लॉक यूनिट की फुल रिवीजन, बाकी के सभी केमिस्ट्री के फुल यूनिट्स की रिवीजन्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उनको ओपन कर देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड साथ में बेल आइकन को दबा दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला है कि इन सभी का आंसर आपको एक ही मिल जाएगा, तो ऐसे ये अलग अलग स्टेटमेंट में आ सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वाई नाइट्रोजन गैस इज़ वेरी अनरेक्टिव। नाइट्रोजन अनरेक्टिव क्यों होती हैं, या फिर आपको आ जाए कि वाई इज सिंगल एन बॉन्ड इज वीकर देन द फोस्फोरस ए सिंगल बॉन्ड एंड फोस्फोरस हैज़ ए ग्रेटर टेंडेंसी फॉर द कैटिनेशन, या फिर नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस बट फोस्फोरस एग्जिस्ट एज सॉलिड। ये चारों स्टेटमेंट का आंसर आपको एक जैसा ही एक्सप्लेन करना है, वो आपको पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम इसको रीड करते हैं। नाउ फोस्फोरस की टेंडेंसी जो होती है कैटिनेशन की, वो नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि फोस्फोरस का पीपी सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड से स्ट्रोंग होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होने के कारण उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस हो जाती हैं, जिसके कारण के उसका बॉन्ड वीक हो जाता है। इसलिए फोस्फोरस में एक कैटिनेशन ज़्यादा होती है। तो कैटिनेशन ज़्यादा होने के कारण फोस्फोरस एग्जिस्ट करता है एज ए P4 मोलिक्यूल एज ए सॉलिड। ये एक सॉलिड बन जाता है और विच इज़ रेक्टिव। ये रेक्टिव होता है। रेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंगुलर स्ट्रेन आ जाती है। यहाँ पर एंगल छोटा है, इसलिए एंगुलर स्ट्रेन के कारण ये रेक्टिव होता है। बट जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक कैटिनेशन की टेंडेंसी जो है वो वीक होती है। नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड वीक होते हैं, बट नाइट्रोजन क्या करता है कि ये मल्टीपल बॉन्डिंग बना सकता है ड्यू टू स्मॉल साइज। इसलिए उसमें क्या बन जाती है कि एन एन में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वो एग्जिस्ट करता है एज ए गैस। तो इसलिए नाइट्रोजन एक गैस बन जाती है, क्योंकि इसका जो ट्रिपल बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो एक इनर्ट और अनरेक्टिव गैस बन जाती है। तो ऐसे इन सभी का आंसर आपका ये पूरा ही आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। इसमें से आपको ये सभी के आंसर मिल जाएंगे। तो आगे चलते हैं। सेकंड, वाई डज अमोनिया एक्ट एज ए लुईस बेस? अमोनिया इज मोर बेसिक देन फोस्फाइन और अमोनिया एक्ट एज ए गुड लाइकेंट। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, जिसके कारण के वो लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। एंड नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने के कारण उसमें जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो उसकी टेंडेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत हो जाती है अमोनिया में, यह नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज फोस्फोरस से स्मॉल होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण कि उसका बेसिक करेक्टर फोस्फाइन से ज़्यादा हो जाता है एंड वो एक्ट करता है एज ए गुड लाइगेंड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है एंड लोन पेयर होने के कारण वो एक लुईस बेस है। तो ये सभी आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। इसके आगे है थर्ड क्वेश्चन, अमोनिया हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन फोस्फाइन। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फोस्फाइन से ज़्यादा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज स्मॉल होने के कारण इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फोस्फोरस से ज़्यादा होती है, जिसके कारण के उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है फोस्फाइन से। फोर्थ है, वाई इज बॉन्ड एंगल इन द फोस्फाइन इज लेसर देन दैट ऑफ अमोनिया। फोस्फाइन में बॉन्ड एंगल अमोनिया के साथ कंपेयर करने पर ज़्यादा छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि फोस्फोरस का एटॉमिक साइज ज़्यादा है, तो बॉन्ड पेयर्स हैं जो वो सेंटर से दूर जाना शुरू कर देते हैं। साइज इंक्रीज होने के कारण डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, तो क्या होता है कि बॉन्ड पेयर दूर जाने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉन्ड पेयर दूर हो जाता है। दूर होने के कारण उनमें रिपल्शंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि अमोनिया में बॉन्ड पेयर्स में रिपल्शन होगी ज़्यादा, क्योंकि वो दोनों एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। फोस्फोरस का एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, इसलिए बॉन्ड पेयर्स दूर चले जाते हैं और उनमें रिपल्शन की वैल्यू लो हो जाती है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाता है। सो व्हाट इज़ द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O4 N2O5?
तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवलेंसी होती है 4। क्यों होती है? क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, बट वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +5, बट उसकी कोवलेंसी 4 होती है। कोवलेंसी मतलब जितने वो बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म द पेंटाहलाइड्स आल्दो इट एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका भी सेम आंसर है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 4 होती है, क्योंकि उसके पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल्स नहीं है, सो वो अपनी वैलेंसी को 4 से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाता, इसलिए वो पेंटाहलाइड्स ऐसे नहीं बना सकता। तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 की हो सकती है। NF3 इज़ एन एक्सोथर्मिक कंपाउंड बट NCl3 इज़ नॉट। NF3 इसलिए एक्सोथर्मिक है क्योंकि NF बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है FF बॉन्ड स्ट्रेंथ से। सो फ्लोरीन के बॉन्ड्स अगर आपस में बनते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है NF बॉन्ड, तो फिर NF बॉन्ड जल्दी बन जाता है। तो जब कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के कारण हीट एनर्जी बाहर निकालता है, तो एक्सोथर्मिक बन जाता है। बट NCl बॉन्ड वीक है क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन में साइज़ का बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए ये बॉन्ड वीक होता है, इसलिए इसमें एनर्जी नहीं रिलीज होती, ये स्पॉन्टेनियस नहीं बनती। सो इसके आगे अब हम चलते हैं। ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ एंड रिड्यूसिंग करेक्टर इन द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 15। तो डाउन द ग्रुप जब हम हाइड्राइड्स में मूव करते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उनकी जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है, जितना स्मॉल साइज होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इनकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी। एंड रिड्यूसिंग ये करेक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि हाइड्रोजन और इस एलिमेंट का बॉन्ड है जो वो वीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों के साइज़ में बहुत डिफरेंस आ जाता है। NH बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, बिस्मिथ हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है, इसलिए वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसलिए उसका रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा होता है जितनी जल्दी वो हाइड्रोजन अपना छोड़ देगा। नेक्स्ट है, गिव रीजन्स दैट नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO बिकम्स ब्राउन व्हेन रिलीज्ड इन एयर। नाइट्रिक ऑक्साइड एयर में जाने पर ब्राउन क्यों हो जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कर NO2 बना लेता है। NO2 जो गैस होती है वो ब्राउन होती है, इसलिए। नेक्स्ट है इसमें, टेंडेंसी टू फॉर्म पेंटाहलाइड्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप है जो वो पेंटाहलाइड्स की टेंडेंसी वीक हो जाती है, पेंटाहलाइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मतलब अगर हम BiCl5 की बात करें उसकी स्टेबिलिटी BiCl3 से लो हो जाएगी, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है तब क्या होता है कि जो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं होने देता, वो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं लेता, इसलिए जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, और जो S इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर इसलिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। मेंशन ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द हैबर्स प्रोसेस। अमोनिया की फॉर्मेशन में हैबर्स प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, सो लो टेम्परेचर चाहिए हमें। दोनों ही रिएक्टेंट उसमें गैसियस होते हैं, तो हाई प्रेशर एंड साथ में यूज़ करना पड़ेगा ए कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड एंड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द K2O एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनियम एज ए प्रमोटर। BiCl3 इज लेस कोवलेंट देन PCl3। PCl3 में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, बट BiCl3 में उससे लो है, क्योंकि Bi का एटॉमिक साइज ज़्यादा होने के कारण Bi3 पॉजिटिव का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है जो आयन बनेगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास कोवलेंट करेक्टर की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा एटॉमिक साइज होता है उतना ही कोवलेंट करेक्टर यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमोनिया एंड NF3 में NH3 एंड NF3 में डाइपोल मोमेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से लो होती है, बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस जो NF3 में फ्लोरीन की तरफ हो जाती हैं। तो इसमें क्या होगा कि लोन पेयर की तो यहाँ से नाइट्रोजन से अवे होगी, तो बाकी सभी F की अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो वो भी इस तरफ बन जाएगा। सो दोनों की ऑपोजिट होने के कारण रिजल्टेंट ऑलमोस्ट हमें 0 मिलेगा।
बट अगर हम अमोनिया में बात करते हैं तो लोन पेयर की तो ऊपर को होगी, बट हाइड्रोजन से भी अवे जाएगी, मतलब कि टुवार्ड्स द नाइट्रोजन होगी, तो दोनों एड अप हो जाएंगी तो रिजल्टेंट हमें ज़्यादा मिलेगा। इसलिए इन दोनों में डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। R3PO एग्जिस्ट बट R3NO डज नॉट। R3PO का क्या मतलब है कि R कोई भी अल्काइल चेन्स हैं, जैसे फोस्फोरस अपने साथ डबल बॉन्ड बनाकर साथ में RA3 मतलब टोटल 5 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं फोस्फोरस के साथ। बट नाइट्रोजन में ऐसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन हैव नॉट डी ऑर्बिटल, सो उसकी वैलेंसी कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है। इसलिए पेंटा हलाइड्स आर मोर कोवलेंट दैन द ठराई हलाइड्स, अगर हम सेम एलिमेंट में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मोर ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण क्या होता है कि यह पोलराइजिंग पावर है जो वो ज़्यादा हो जाती है। किसी भी आयन की ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो उसकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, सो कोवलेंट करैक्टर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसलिए जो हमारे पास यह पेंटा हलाइड्स हैं वो ज़्यादा यह कोवलेंट यह करैक्टर शो करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन, हमें ये रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ग्रुप नंबर 15 में से हैं ये सभी रिएक्शंस। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये सभी रिएक्शंस आप लोगों ने खुद एक बार रीड कर लेनी है। जितनी इनमें से मैक्सिमम आप लोग याद रख सकते हैं उतनी आप लोगों ने इनमें से याद रख लेनी है, ठीक है। तो आगे भी मैं आपको सभी रिएक्शंस एक बार दिखा देता हूँ। तो हाइड्रोजन के साथ रिलेटेड या फिर HNO3 के साथ रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं वो एक बार रीड कर लीजिए। इनमें से MCQ फॉर्म में भी आप लोगों को प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ग्रुप नंबर 16 में से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस। ऑक्सीजन शोज ए कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस देन द सल्फर। ऑक्सीजन इज गैस बट सल्फर इज ए सॉलिड। ऑक्सीजन हैज़ ए फॉर्मूला O2 बट सल्फर इज एग्जिस्ट एज ए एसिड। जैसे हमने नाइट्रोजन फॉस्फोरस को एक्सप्लेन किया था, सेम टू सेम ही आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि OO का सिंगल बॉन्ड वीक होता है SS के सिंगल बॉन्ड के कारण, तो इसलिए सल्फ़र में कैटिनेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वो S8 बनाता है और वो O2 बनाता है। O2 में जो होती हैं वो वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, इसलिए वो गैस होती है। ये सभी आप सेम टू सेम पहले की तरह यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें H2S इज मोर एसिडिक दैन द फोस्फाइन। फोस्फाइन से ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है H2S? क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोस्फोरस से ज़्यादा है, तो जो SH बॉन्ड है वो मोर पोलर हो जाता है PH बॉन्ड के कारण, सो हाइड्रोजन आयन वहाँ से रिलीज हो सकता है। एंड आल्सो जो हमारे पास PH3 है उसका जो लोन पेयर है उसके कारण उसका बेसिक करैक्टर बन जाता है। H2S इज मोर एसिडिक दैन H2O। अब जो डाउन द आप ग्रुप मूव करेंगे तो क्या होगा कि EH बॉन्ड वीक हो जाता है, मतलब SH बॉन्ड इज वीकर देन OH बॉन्ड, इसलिए SH बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो सकता है OH बॉन्ड की बजाय, इसलिए H2S की यहाँ पर एसिडिक करैक्टर H2O से ज़्यादा होता है। इसके बाद है कि सल्फर हैज़ हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है सल्फर की, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा होता है, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्सिव फोर्सेस एक्सपीरियंस होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन इतनी जल्दी वहाँ पर नहीं होता, बल्कि सल्फ़र का एटॉमिक साइज ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर रिपल्शन फोर्सेस वीक होती हैं, सो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है। SF6 इज केमिकली इनर्ट। SF6 जो कंपाउंड है वो केमिकली इनर्ट होता है, क्योंकि सल्फ़र के आसपास 6 फ्लोरीन अटैच हैं, जिसके कारण कि वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है, इसलिए अटैक होना मुश्किल हो जाता है। OF6 इज़ नॉट नोन, क्योंकि ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवलेंसी हमारे पास 6 नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए OF6 इज़ नॉट नोन। Next is H2O is liquid but H2S is gas due to formation of hydrogen bonding in the H2O, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी S से ज़्यादा होती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है। All bonds in SF4 are not equivalent। SF4 के सभी बॉन्ड एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए उनकी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। 2 बॉन्ड इक्वेटोरियल हैं
एंड बाकी के 2 बॉन्ड एक्सियल हैं, इसलिए ये सभी बॉन्ड अलग बनते हैं। इसकी सी सा यह स्ट्रक्चर बनती है, ये आपको याद रख लेनी है। SF4 की स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है इसमें फेवरेबल कंडीशंस फॉर द यह कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यह कॉन्टैक्ट यह प्रोसेस की आपको फेवरेबल कंडीशंस लिखनी है, जिसमें कि हम सल्फ्यूरिक एसिड को फॉर्म करते हैं। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड यह कैटलिस्ट यूज़ करना है डाई वेनेडियम यह पेंटा ऑक्साइड V2O5। नेक्स्ट है विच एलोट्रोप ऑफ द यह सल्फर इज थर्मोडाइनमिकली मोस्ट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। कौन सा सल्फर का एलोट्रोप है जो रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एंड उसको हीट करने पर क्या होता है? सो दैट इज़ द रोम्बिक है सल्फर। रोम्बिक सल्फर को अगर आप 370 केल्विन पर हीट करते हैं तो वो चेंज होकर मोनोक्लिनिक बना देता है। नेक्स्ट इज सल्फर इन वेपर स्टेट एग्जिबिट यह पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। सल्फर अपनी वेपर स्टेट में पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन की तरह ही S2 मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, जिसमें के 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में O2 की तरह ही, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। इसके आगे है इसमें अकाउंट फॉर द फॉलोइंग 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ्स इन ओजोन आर सेम ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि ओजोन मॉलिक्यूल इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है। तो यहाँ पर दोनों बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाते हैं, जो कि डबल और सिंगल बॉन्ड के यह इंटरमीडिएट होते हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ पर बॉन्ड सेम बन जाते हैं। ओजोन कैन एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि ओजोन है वो एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज है यहाँ पर उसमें से हो सकती है, इसलिए वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो PbS लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में चेंज कर सकता है, ऑक्सीडाइज उसको करवा सकता है। नेक्स्ट है कि डिकम्पोजिशन ऑफ द ओजोन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओजोन की डिकम्पोजिशन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब कि अपने आप होने वाली एक रिएक्शन है, क्योंकि इसकी डेल्टा G की वैल्यू माइनस में होती है। क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा H का साइन तो ऑलरेडी माइनस होगा, तो इसमें 2 गैसियस एटम्स या फिर मोलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो एंट्रोपी चेंज इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही फेवरेबल कंडीशन है, जिसके कारण के गिब्स एनर्जी की वैल्यू माइनस में और ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऐसे ही आप यहाँ से ओस्टवाल्ड एंड हैबर्स प्रोसेस को याद कर सकते हैं। ओस्टवाल्ड एंड हैबर्स प्रोसेस ये सभी ही इंपॉर्टेंट हैं, यह प्रोसेसेस इन सभी के रिएक्शंस आपको याद यह रख लेनी है। इसके आगे हमारे पास वाई सेकेंड डेसोसिएशन कांस्टेंट इज लेस देन द फर्स्ट डेसोसिएशन कांस्टेंट फॉर H2SO4 इन वाटर। वाटर में जो सेकेंड डेसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि दूसरा हाइड्रोजन रिलीज करने वाला जो कांस्टेंट है H2SO4 का, उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है देन फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, क्योंकि जो H2SO4 है वो HSO4 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर में मेनली। तो आगे जो HSO4 में से हाइड्रोजन रिलीज़ करवाकर SO4 नेगेटिव बनाने की उसकी टेंडेंसी बहुत ही वीक होती है, इसलिए तो मेनली वो HSO4 नेगेटिव मतलब एक हाइड्रोजन ही रिलीज़ करवाता है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप नंबर 16। तो यह थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाता है। जितना साइज छोटा होगा एटम का उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये सेम आप ग्रुप 15 की तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। डाउन द ग्रुप बॉन्ड वीक होगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, रिड्यूसिंग करैक्टर एसिडिक करैक्टर इंक्रीज होंगे। ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे होती है? CFC एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड है जो वो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को। एक एरोसोल्स हैं जो कि CFC हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो एक एरोसोल्स हैं जो अपने में से नेसेंट क्लोरीन को रिलीज करवा देती हैं, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट होकर ClO बनाती है और उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देते हैं। ऐसे ही सेम ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, वो भी उसको ब्रेक कर देते हैं ओजोन को। ऐसे ओजोन की लेयर की डिप्लीशन हो रही है। ये दोनों रिएक्शंस आपको याद रख लेनी है। नेक्स्ट इज, तो ये कुछ ग्रुप नंबर 16 में से इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड की या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की। ये सभी आप लोगों ने खुद रीड कर लेनी है। तो ये सभी रिएक्शंस एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए।
नेक्स्ट इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको यहाँ से एक बार खुद उतार कर याद करनी है, इनको एक बार खुद आपको बनाकर देखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं ग्रुप नंबर A16 में से। SF4 एंड O3 की ऑलरेडी हो चुकी है ऊपर, वो भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है। नेक्स्ट है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ग्रुप नंबर 17 में से कुछ इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन। F2 इज द स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cl2। Cl2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, क्योंकि FF का बॉन्ड वीक होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस के कारण, एंड F का साइज छोटा होने के कारण F के आयन की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। सो फ्लोरीन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजिली देन द क्लोरीन। तो F2 जो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो बाकी के हेलोजन आयंस को यहाँ पर ऑक्सीडाइज करवा सकता है और उन्हें X2 में चेंज कर सकता है। फ्लोरीन डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज फ्लोरीन की मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में से, सभी एलिमेंट में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसमें से कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करवा सकती, तो इसलिए उसमें कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फॉर्म हो सकती। बॉन्ड डेस्टिनेशन एंथैल्पी ऑफ F2 इज लेस देन Cl2 ड्यू टू स्मॉल साइज एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, वो हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था। ICl जो इंटर हेलोजन कंपाउंड है, दो डिफरेंट हेलोजेंस में कंपाउंड है, इज मोर एक्टिव देन द I2, क्योंकि जो डिफरेंट हेलोजेंस में बॉन्ड बनता है वो हमेशा वीक बनता है देन द सेम हेलोजेंस। तो जो डिफरेंट हेलोजेंस में बॉन्ड बनता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में, वो वीक होता है देन द सेम हेलोजेंस एक्सेप्ट ए फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड। उसके अलावा अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो सभी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स उनके जो रिस्पेक्टिव हेलोजेंस हैं उनके सेम बॉन्ड वाले कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। तो ऐसे आपको कोई भी एग्जाम्पल इसकी जगह पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज हेलोजेंस आर colored बिकॉज दे absorb द रेडिएशंस फ्रॉम द विजिबल रीजन, एंड इसके साथ एक्साइटेशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की कि वो विजिबल रीजन में से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद ए नेगेटिव साइन फॉर F इज लेस देन Cl। Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन वहाँ पर फेस करनी पड़ती है, जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में एक्सप्लेन किया था, सेम ही यहाँ पर हो जाएगा। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में से Cl की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। SF6 इज नोन बट SH6 नोट। SF6 तो होता है बट SH6 नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, तो वो सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन्स की प्रमोशन उसके लिए करवाना बहुत मुश्किल है। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो सल्फ़र के इलेक्ट्रॉन्स को वेकेंट d ऑर्बिटल्स में एक्साइट करवा देता है और फिर उसके साथ वो 6 बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। बट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है, उसके लिए यह प्रमोशन करवाना यह मुश्किल है। SO2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि सल्फर की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सल्फर की मैक्सिमम होती है +6, तो वो इंक्रीज भी हो सकती है एंड डिक्रीज भी हो सकती है, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एक्शन शो करता है। दोनों की आप एक एक एग्जाम्पल यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके आगे है HCl इज स्ट्रोंगर एसिड देन HF। HF से ज़्यादा स्ट्रोंग है क्योंकि ClH का बॉन्ड वीक होता है देन द HF बॉन्ड, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था। आगे चलते हैं। व्हाट आर इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं कि द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर हैलोजन एटम्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल इनको हम शो करते हैं XXN डैश। X जो है वो यहाँ पर होगा लार्ज हैलोजन एंड X डैश होगा यहाँ पर स्मॉल हैलोजन। मतलब एक लार्ज हैलोजन के आसपास बाकी के स्मॉल हैलोजन्स जुड़ सकते हैं तो बना सकते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड जनरली, जैसे कि ClF हो गया, BrF, ClF3, ClF6, IF6, IF7। तो ये कुछ उनकी एग्जांपल्स हैं, उनकी रिएक्शंस है, जैसे वो फॉर्म हो सकते हैं। तो ये रिएक्शंस भी आपको याद कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद है गिव द रीज़न फॉर ब्लीचिंग एक्शन फॉर Cl2। Cl2 का ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है? क्योंकि Cl2 वाटर में जाकर नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ती है जो कि किसी भी दूसरे सब्सटेंस को ब्लीच कर सकती है, उसके कलर को रिमूव कर सकती है, तो इसलिए उसका ब्लीचिंग एक्शन होता है Cl2 का। अरेंज इन द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी ये बनेगी, सबसे ज़्यादा ClO4 वाला सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसका जो बेस बनता है, अगर हम इसमें से हाइड्रोजन को हटा दें, जो ClO4 नेगेटिव आयन बनता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो जितना ज़्यादा एक कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी जल्दी ही वो अपना हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा एसिड, तो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। वाई फ्लोरिन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड। फ्लोरिन का सिर्फ एक ऑक्सो एसिड ही क्यों बनता है? क्योंकि फ्लोरिन का साइज सबसे छोटा है एंड उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। सो फ्लोरिन इसमें जो सेंट्रल एटम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं एक्ट कर सकता, उसकी सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो हो सकती है, इसलिए। नाउ इन स्पाइट ऑफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाइल क्लोरीन डज नॉट। नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बट क्लोरीन क्यों नहीं बनाता? बल्कि उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्योंकि क्लोरीन का साइज ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्लोरीन पर नाइट्रोजन से लो हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, सो इसलिए वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाएगा। यहाँ पर ये सेम है, हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है। इंक्रीजिंग बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी सबसे लो होगी। यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी बॉन्ड डेसोसिएशन एंथैल्पी है वो हमें यहाँ पर देखना है, Cl2 की सबसे ज़्यादा है। तो एक्सपेक्टेड था कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, बट फ्लोरीन यहाँ से मूव होकर थर्ड नंबर पर आ गया है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन की रिपल्शंस होने के कारण ये बॉन्ड वीक बन गया, इसलिए फ्लोरीन आ गया यहाँ पर थर्ड नंबर पर। इसके बाद है F2 इज मोर रिएक्टिव देन द ClF3, क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड है, बट F का बॉन्ड वीक होता है, इसलिए सिर्फ F2 इंटर हैलोजन कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बाकी सभी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो बाकी के हैलोजन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, तो ClF3 Cl2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो F2 है वो ClF3 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। O2 exceeds F2 in stabilizing the हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि ऑक्सीजन है जो वो मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, इसलिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेटर पोलैरिटी ऑफ HF बॉयल्स एट लोअर टेम्परेचर दैन द वाटर। वाटर से ज़्यादा यह पोलैरिटी होने के कारण भी HF का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, मतलब उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक बनती है, क्योंकि वाटर में दो हाइड्रोजन्स होने के कारण ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। सो H2 हैज़ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन HF। उसमें एक बनेगा, वहाँ पर दो दो बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन, इसलिए वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉयल करता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। फ्लोरीन फॉर्म्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत ही छोटा है एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता, एंड वो सभी हैलोजन्स के साथ में यूज़ कर सकते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट है इसमें ClF3 हैज़ ए टी शेप्ड स्ट्रक्चर एंड नॉट ट्राइगोनल ए प्लेनर, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस जिस अरेंजमेंट में सबसे लो होती हैं, हम उसी अरेंजमेंट को सबसे ज़्यादा स्टेबल मानते हैं। तो अगर हम इन दोनों फ्लोरीन्स को ऐसे रखते हैं तो इनकी जो रिपल्शंस हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं परपेंडिकुलर होने के कारण, इसलिए इसकी टी शेप होती है, ना कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ये शेप इसकी नहीं बनती, इसकी शेप ये टी शेप बनती है। तो ये सभी आपको एक बार खुद रीड कर लेने हैं, जिसके साथ कि आपके पी ब्लॉक में से 8 से 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं ग्रुप नंबर 17 में से, ये सभी आपको खुद एक बार रीड कर देख लेनी है। इसके आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 18 में से, ग्रुप नंबर 17 में से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी आपको खुद ड्रॉ कर देखनी है, तो इसके साथ ही आपको ईजिली याद हो जाएंगी।
नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 18 में से कुछ रीजनिंग पार्ट। नोबल गैसेस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि उनमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं, वो मोनो एटॉमिक होती हैं। स्टडी ऑफ रेडोन इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है इसलिए। ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स आर नोन एज द नोबल गैसेस, क्योंकि उनके पास कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है। बट नाउ what inspired the N. Bartlett for carrying out the reaction between xenon and platinum fluoride? प्लेटिनम फ्लोराइड के साथ जीनोन की रिएक्शन के लिए एन बार्टलेट को किस चीज़ ने इंस्पायर किया? उसने क्या देखा कि ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल की एंड जीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है। O2 की रिएक्शन भी प्लेटिनम फ्लोराइड के साथ हो जाती है, इसलिए उन्होंने जीनोन की रिएक्शन भी प्लेटिनम फ्लोराइड के साथ करवा कर देखी, तो उसका वहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो गया। तो हमारे पास जीनोन के कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये क्यों होते हैं वो भी हम आगे एक्सप्लेन है इसमें हो जाएगा। नाउ न्यूट्रल मॉलिक्यूल दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ClO1 नेगेटिव, तो O में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे 9, तो उसके लिए हम F यूज़ कर लेंगे, तो ClF इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ClO1 नेगेटिव। मेजोरिटी ऑफ द नोबल गैस कंपाउंड्स आर ऑफ जीनोन, क्योंकि जीनोन की आयनाइजेशन एंथैल्पी नोबल गैसेस में से सबसे लो है। रेडोन की उससे लो होती है, बट रेडोन रेडियो एक्टिव है, सो जीनोन की ही सबसे लो है। इसलिए हम जीनोन के कंपाउंड्स फ्लोरीन और ऑक्सीजन, जिनकी की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, उनके साथ फॉर्म किए जा सकते हैं। नोबल गैसेस आर लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि उनके पास कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, एंड उनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इन सभी चीज़ों के कारण वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। तो इसके बाद इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस है जो आपको यहाँ से उतार लेनी है और इसको अच्छे से एक बार बनाकर देखें। तो एक बात आपको याद रख लेनी है, अगर आप ये पूरी वीडियो का मटेरियल अच्छे से याद कर लेते हैं तो पी ब्लॉक में से फुल मार्क्स आपके इसमें इसके साथ गारंटेड हो जाएंगे। सभी रिएक्शंस, स्ट्रक्चर्स एंड सभी रीजनिंग आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। तो ये था हमारा पी ब्लॉक में से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में बेल आइकन को दबा दें, एंड आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।